नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन का सेट नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाले पदार्थ है जल है। ऑप्शन डी हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन बी हो जाएगा लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी। दोस्तों, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? लाइसोसोम। ऑप्शन ए हो जाएगा लाइसोसोम। दोस्तों, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो पावर प्लांट दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोस्तों, गोल्गी काय को क्या कहा जाता है? तो आतायात प्रबंधक कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती का थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो नियंत्रक केंद्र केंद्रक है। ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन। ऑप्शन बी हो जाएगा हिस्टोन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो किसमें होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा,
राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है वैशैलिक पदार्थों निर्विषीकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? निम्नलिखित में से क्या जो है डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? थायमिन। ऑप्शन ए हो जाएगा थायमिन। ठीक है, आगे देखते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा गुणसूत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडलीन संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो डीएनए की द्विकुंडलीन संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए का अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हॉफमीसर। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेडरिक हॉफमीसर। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए का दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना की प्रतिरूपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अनुलेखन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा खुराना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोरी, उपयुक्त सभी की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए। ऑप्शन डी हो जाएगा डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। ऑप्शन डी हो जाएगा XY। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बालक का जन्म होता है तो पुरुष का Y और स्त्री का X। ऑप्शन सी हो जाएगा पुरुष का Y और स्त्री का X। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल समसूत्रण। ठीक है, अगला प्रश्न है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? मध्यावस्था से। ऑप्शन सी हो जाएगा मध्यावस्था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कौन सी विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। आरएनए या डीएनए या आरएनए की मौजूदगी की विशेषता होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन की विशेषता होती है। स्वभाव से पूरी तरह से परजीवी का विशेषता होती है, लेकिन कोशिका भित्ति की मौजूदगी की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न विषाणुओं में होता है। तो विषाणु में क्या होता है? या तो आरएनए या डीएनए। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पौधों की संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो केवल दोहरी तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है? विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या विशेषता नहीं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? टीएमवी, ऑप्शन सी हो जाएगा टीएमवी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी एचआईवी के द्वारा होता है। एड्स जो मानव में एचआईवी के द्वारा होता है, जो है क्या है? तो एक रेट्रो वायरस होता है, रिट्रो वायरस, ऑप्शन ए हो जाएगा रिट्रो वायरस। ठीक है। अगला प्रश्न है जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा विषाणु। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ऑप्शन ए हो जाएगा इबोला एक वायरस है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दाल के साथ, दालें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दालें। आगे देखते हैं फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, क्या है? तो सहजीवी, ऑप्शन सी हो जाएगा सहजीवी। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी हो जाएगा स्यूडोमोनास। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है परिसितन यानी रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो परिसितन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर मदद करता है। ठीक है। अगला है अव्यवीय स्थिति में जैविक पदार्थ की जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अव्यवीय स्थिति में जैविक पदार्थ की जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा किण्वनीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? दोस्तों क्वेश्चन है समान खाद्य छत्रक यानी मशरूम क्या होता है? तो दोस्तों मशरूम क्या होता है? तो मशरूम एक कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि कसकर ठसाठस भरे एक कवक जाल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक दोस्तों कवक है। ऑप्शन बी हो जाएगा कवक यानी फंगस है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर क्या है? तो खमीर एक दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ईस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ऑप्शन बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कवक से। ठीक है, एफ्ला विष किससे बनते हैं?
एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस कवक से बनते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कवक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कवक। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य है? तो किसके सहजीवी सहचर्य है दोस्तों? लाइकेन, तो शैवाल और कवक, ऑप्शन बी हो जाएगा शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्निकोल। इसका सही आंसर हो जाएगा सैक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, यानी चट्टानों स्तर पर लाइकेन का विकास को सैक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा लाइकेंस। ठीक है, आगे देखते हैं आयोडीन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन ग्राइसिलेरिया, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से, ऑप्शन बी हो जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, आगे देखते हैं शैवाल विज्ञान, यानी शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवालों का अध्ययन को कहते हैं शैवाल विज्ञान, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो दोस्तों शैवाल जो है स्वपोषित है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो पौंड सिल्क किसे कहा जाता है? तो स्पायरोगायरा को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? सुपोषण, ऑप्शन सी हो जाएगा सुपोषण। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? तो युग्मोद्भिद क्या है? ब्रायोफाइटा, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को दर्शाता है? तो कार्यात्मक यानी कवक, कौन सा एक कवक है वह उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा माइकोराइजा। ठीक है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है, ऑप्शन ए हो जाएगा बांस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? यानी किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चावल। सिल्कोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? सिल्कोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाम, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पाइन। ठीक है, पाइन से प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोइया वृक्ष है, ऑप्शन बी हो जाएगा सिकोइया। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्न में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, किसको जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो सभी हो जाएगा इसका उपयोग, सभी राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बात अनावृति बीजी के बारे में सच नहीं है? तो कौन सी बात जो है अनावृति बीजी के बारे में सत्य नहीं है, यानी सच नहीं है, सत्य नहीं है? तो इसका संवहनी बंड अनुपस्थिति होते हैं, यही जो सच नहीं है। ठीक है, संवहनी बंड जो है उपस्थिति होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी हो जाएगा एंजियोस्पर्म। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है दाले पादपों के स्कूल से प्राप्त होता है, किस स्कूल से प्राप्त होता है? यानी दाले पादपों जो है किस स्कूल से प्राप्त होते हैं? ल्यूमिनोसिस से, ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूमिनोसिस। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसस है?
यानी सोलेनम ट्यूबरोसस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? आलू का। ऑप्शन ए हो जाएगा आलू। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका किसकी वैज्ञानिक नाम है? तो आम का। ऑप्शन बी हो जाएगा आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? डेलोनिक्स रजिया रफिन जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुलमोहर का। ऑप्शन बी हो जाएगा गुलमोहर। ठीक है, अगला प्रश्न है आज़ादी राचता इंडिका, आज़ादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का है। ऑप्शन सी हो जाएगा नीम का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आर्टोकार्पस इंटीग्रा, आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्टिकार्पस इंटीग्रा, कटहल का। ऑप्शन डी हो जाएगा कटहल। अगला प्रश्न है कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है? तो क्या कहा जाता है? आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आकस्मिक जड़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो मुख्य अवशोषक अंग यानी कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो कौन सा अवशोषक अंग है? तो दोस्तों पत्ती है। ठीक है, सिर्फ अवशोषक अंग सिर्फ क्या है? जड़ है, केवल जड़ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल जड़। अगला प्रश्न है मूली किसका एक उदाहरण है? मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली दोस्तों क्या है? मूली एक जड़ है, यानी मूली जड़ का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? तले का रूपांतरण नहीं है तो सरकंद का कंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आलू क्या है? तो दोस्तों आलू एक डंठल है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना नहीं है? तना है। निम्नलिखित में कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन सा है? तो आलू है। ऑप्शन डी हो जाएगा आलू। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है क्या है? तो एक मूलभूत क्या, एक भूमिगत क्या है? एक भूमिगत तना है। ऑप्शन ए हो जाएगा भूमिगत तना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है खाली स्थान प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? अदरक। ऑप्शन डी हो जाएगा अदरक। ठीक है, अगला प्रश्न है हल्बी पौधे को किस भाग से प्राप्त होती है? हल्बी पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तना से। ऑप्शन ए हो जाएगा तना। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद से। ऑप्शन ए हो जाएगा सुखाया हुआ प्रकंद से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है किस पादप में तना संचयन तथा सिरकालिकता का कार्य करता है? यानी किस पादप में तना संचयन तथा सिरकालिकता का कार्य करता है? हल्दी। ऑप्शन सी हो जाएगा हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? तो बेल यानी लता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो प्याज में खाद्य भाग मांसल फर्ण है। ऑप्शन ए हो जाएगा मांसल फर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो किस रूप में संचयित होती है? सेलुलोज के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगा सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो प्राथमिक कार्य हरे पत्ते का कार्य नहीं है तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा खाद्य एवं जल का चालन। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? एक वास्तविक फल जो है निम्नलिखित में किससे निर्दिष्ट होता है? तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल के विकसित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक अक्ष या तने का पर पत्तियों का व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइलोटैक्सी। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइलोटैक्सी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा पत्ता।
आखिरी प्रश्न है, पादप ऊपर चढ़ते हैं। तो पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रातन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप जो है प्रातन के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे भी हर सब्जेक्ट से 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो को जितना से जितना है सब्सक्राइब शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, जय हिंद।